हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? विक्रम सोलार आईपीओ के बारे में, कंपनी के बारे में समझेंगे हम इस वीडियो में। डिटेल एनालिसिस करेंगे कंपनी का कि कंपनी किस तरीके की है, किस तरीके का ये आईपीओ आता हुआ देखने को मिल रहा है, किस तरह की कंपनी की वैल्यूएशंस है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, विक्रम सोलार आईपीओ जो सबको ने बताया ओपन होने वाला है 19 से 21 अगस्त के बीच में। 10 रुपये की कंपनी की फेस वैल्यू है, 315 से 332 रुपये का प्राइस बैंड है, 45 शेयर का लॉट साइज है। ये एक आईपीओ है विद फ्रेश इशू एज वेल एज ऑफर फॉर सेल। आईपीओ का साइज है 2079 करोड़ का, तो इसमें से 1500 करोड़ रुपए कंपनी फ्रेश इशू में जाती हुआ नजर आएगा, तो 579 करोड़ रुपीज ऑफर फॉर सेल में भी आता हुआ दिखेगा। दोनों एक्सचेंजेस पे दोस्तों लिस्ट होगा, भले वो बीएसई हो या फिर एनएसई। सो विक्रम सोलार आखिर है क्या, राइट? तो विक्रम सोलार दोस्तों 2005 में, याद रखिए, कंपनी की शुरुआत हुई थी और कंपनी का काम है सोलार फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर करना। मतलब कंपनी, याद रखिएगा, सोलार पीवी मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर करती है। अब इनके कोर ऑपरेशंस क्या है? तो देखिए, पहला तो जैसे आपको बताया, सोलार फोटोवोल्टाइक यानी जो सोलार पीवी मॉड्यूल होते हैं वो दोस्तों कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी का स्पेशलाइजेशन है किसमें? इन द प्रोडक्शन ऑफ हाई एफिशिएंसी सोलार पीवी मॉड्यूल्स। और याद रखिएगा, विक्रम सोलार कैटर करती है सिर्फ डोमेस्टिक नीड्स को नहीं, बाकी इंटरनेशनल मार्केट्स को भी। तो अपना आप में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है दोस्तों दूसरा इनका जो बिजनेस है वो है ईपीसी का, यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का। तो याद रखिएगा, कंपनी का जो ओवरऑल काम है वो ये है कि किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव ईपीसी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके फॉर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। इसमें कंपनी इंश्योर करती है कि एफिशिएंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हो फ्रॉम डिजाइन टू कमीशन। और तीसरा है दोस्तों ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, जिसको हम ओएनएम बोलते हैं। तो देखिए, विक्रम सोलार ओएनएम सर्विसेज ऑफर करता है ताकि ऑप्टिमाइज कर सके परफॉर्मेंस और लॉन्गिटिविटी ऑफ सोलार पावर इंस्टॉलेशंस। तो याद रखिएगा, ये तीन इंपॉर्टेंट कंपनी के कोर स्ट्रक्चर्स हैं। अब जैसा मैंने बताया दोस्तों कि सोलार पीवी मॉड्यूल्स कंपनी बनाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसके अंदर कंपनी हर बनाती है। जैसे एक होता है पी टाइप मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन बेस्ड पैसिवेटेड इमिटर और रियर कॉन्टैक्ट मॉड्यूल, जिसको पीईआरसी मॉड्यूल्स बोलते हैं। दूसरा होता है एन टाइप मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन बेस्ड टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट टॉपकॉन। और तीसरा दोस्तों कंपनी बनाती है एचजेटी, यानी हीट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी। ये भी एक एन टाइप का मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन बेस्ड मॉड्यूल होता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों कंपनी वाली, वो बाईफेशियल हो, मोनोफेशियल हो, तो वो कंपनी की द्वारा दोस्तों मॉड्यूल्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। कंपनी की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है, और ये कहाँ पे है? ये है दोस्तों कोलकाता, वेस्ट बंगाल के अंदर, फाल्टा एसईजेड यानी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहाँ पर। और दूसरी है ओरगदम, चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है। कंपनी एक पैन इंडिया प्रेजेंस रखती है। मतलब कंपनी दोस्तों, याद रखिएगा, 23 स्टेट्स, 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर अपने सर्विसेज को ऑफर करती है। कंपनी का एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, 41 ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 64 डीलर्स है और 67 सिस्टम इंटीग्रेटर्स है। कंपनी ने दोस्तों ये बताया था कि कंपनी का जो डोमेस्टिक कस्टमर है उसके अंदर प्रोमिनेंट गवर्नमेंट एंटिटीज आपको मिल जाएगी, जैसे कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड और लार्ज प्राइवेट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें एक नाम है एक्मे क्लीनटेक सॉल्यूशंस का। कंपनी के पास करेंटली दोस्तों 1612 एम्प्लॉयज़ है और 974 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ है। ये दोस्तों कंपनी का ओवरऑल एम्प्लॉय काउंट है। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कि दोस्तों कंपनी का कारोबार क्या है। कंपनी एक सोलार पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है, उसके साथ साथ कंपनी ईपीसी और ओएनएम सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। अब देखिए, कोई भी बिजनेस है तो उसके पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, कुछ प्लस भी होंगे, कुछ माइनस भी होंगे। तो इसलिए एक स्वॉट एनालिसिस, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, राइट? तो स्ट्रेंथ क्या है? पहली बात तो दोस्तों, कंपनी के पास लार्ज यानी 3.50 गीगावाट कैपेसिटी का सोलार पीवी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग आर&डी और स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है। तीसरा, कंपनी का जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट प्रेजेंस वो भी काफ़ी शानदार है। और चौथा, एक लॉयल कस्टमर बेस है, मतलब कंपनी का काफ़ी शानदार ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन है। तो वीकनेस क्या है? वीकनेस ये कि कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कंपनी के पास फॉर रॉ मटेरियल सप्लाई। दूसरा, लॉस मेकिंग सब्सिडरीज है जो भी इम्पैक्ट कर सकती है। तीसरा, इनका हैवी रिलायंस है दोस्तों विक्रम सोलार यूएस पे, सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, ईपीसी कॉस्ट एस्टिमेशन एरर्स, ये सब याद रखिएगा, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे असर डाल सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? देखिए, भारत में लगातार सोलर एनर्जी की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो इस पर कंपनी डेफिनेटली डबल डाउन कर सकती है। दूसरा,
कंपनी का लगातार एक ग्लोबल अडॉप्शन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से याद रखिएगा पूरा इस सोलर स्पेस का भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन का ग्लोबल अडॉप्शन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। तीसरा, एक्सपांशन अगर देखने को मिलता है कंपनी का इन इमर्जिंग इंटरनेशनल सोलर मार्केट्स, तो ये भी अपने आप में बढ़िया है। चौथा, कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और सर्विसेज को एक्सपांड भी कर सकती है, यहाँ पर बढ़ाने का असर दिखता है, बढ़ाने का साफ साफ जगह दिखता है। थ्रेट क्या है? थ्रेट ये है कि देखिए ईपीसी प्रोजेक्ट्स में अगर डिले होता है तो इससे कंपनी के कैश फ्लो पर और प्रॉफिट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, सप्लाई डिसरप्शन अगर देखने को मिलता है क्योंकि लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण, तो ये भी असर आ सकता है। तीसरा, जो मार्केट शेयर रिस्क है फ्रॉम इंक्रीजिंग सोलर कंपटीशन, तो ये भी अपने आप में प्रॉब्लम तो है ही। और चौथा, यूएस सेल डिसरप्शन, क्योंकि आपको पता ही है अभी यूएस से जिस तरीके की सिचुएशन हो रही है, टैरिफ रिलेटेड थ्रेट है, ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे तो अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो हमने दोस्तों समझ लिया। आप समझते हैं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, मतलब कंपनी का किस तरीके से कौन सा सेगमेंट से ज़्यादा रेवेन्यू आता है, राइट। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पर कंपनी का डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट से। अब यह ध्यान रखिएगा, फिस्कल 25 के अंदर कंपनी ने डोमेस्टिकली जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो 97.24% था, मतलब एक्सपोर्ट से सिर्फ 1% का कंपनी का रेवेन्यू दोस्तों जनरेट होता हुआ देखने को मिला। अब ये बात ध्यान रखिएगा, यही अगर मैं बात करता हूँ फिस्कल 24 के अंदर, तो जो रेवेन्यू कंपनी का जनरेट हुआ था फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट्स वो 35% था और एक्सपोर्ट से 61% था। तो आप समझिए कि FY25 में सारा रेवेन्यू आया है फ्रॉम डोमेस्टिक, लेकिन FY24 में सारा नहीं तो मेजर जो रेवेन्यू आया है वो किससे आया है, वो आया एक्सपोर्ट से। तो अपने आप में अगर आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी उतार चढ़ाव है। वहीं फिस्कल 23 के अंदर दोस्तों जो रेवेन्यू था वो अगर आप देखेंगे 25% था डोमेस्टिक से, 21% था याद रखिएगा ओवरऑल एक्सपोर्ट से, लेकिन 53% क्या 53% जो रेवेन्यू आया था वो आया था दोस्तों इनका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम अदर्स जो हो गया इसमें ईपीसी और ओएनएम। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो डेफिनेटली आपको नज़र आएगा कि आपको उतार चढ़ाव नज़र आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह से आपको रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है, कभी एक्सपोर्ट ज़्यादा आ रहा है, कभी डोमेस्टिक ज़्यादा आ रहा है, कभी दूसरी सर्विसेज से ज़्यादा आ रहा है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानने के लिए। अब एक बार कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं, फिर कुछ और बातें आपको कंपनी का बताऊंगा। दोस्तों कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। FY23 में 2091 करोड़ का रेवेन्यू, FY24 में 2523 करोड़ का रेवेन्यू, तो FY25 के अंदर रेवेन्यू था 3459 करोड़। यानी ओवरऑल जो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ है वो शानदार देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 37% FY24 से 25 के बीच में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है। तो मुनाफे पे आते हैं। कंपनी का दोस्तों मुनाफा था मात्र 14 करोड़ इन FY23, उसके बाद अगले साल सीधा वो 79 करोड़ आता है। तो इस साल कंपनी ने ऑलमोस्ट 139.8 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिट रिपोर्ट किया। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है इट वॉज ग्रोन ऑलमोस्ट 75%। तो अपने आप में प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी की दमदार नजर आती है। प्लस कंपनी के ऊपर अगर आप बोरिंग देखेंगे तो वो कुछ भी नहीं है, तो एक डेट फ्री आपको कंपनी नजर आ जाती है। तो फिर यही सवाल आता है कि कंपनी पैसा खर्च कहाँ पर करेगी। तो देखिए कंपनी ने जो बताया कि जो 1500 करोड़ रुपए कंपनी के पास आएंगे, तो इसमें से कंपनी ने बताया कि 769 करोड़ रुपीज़ तो कंपनी का सीधा याद रखिएगा जो पार्शियल फंडिंग होने वाली है ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फेज 1 प्रोजेक्ट, तो वहाँ पर 769 करोड़ रुपीज़ खर्च होगा। दूसरा खर्चा दोस्तों होता हुआ नजर आएगा 595 करोड़ का ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द फेज 2 प्रोजेक्ट, और बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस पे याद रखिएगा खर्चा देखने को मिलेगा। इसलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देखिए, कंपनी ने सबसे बड़ी बात तो यही कही है कि इनका एक्सपांशन काफ़ी बड़ा होने वाला है। देखिए कंपनी 12 मेगावाट थी 2009 के अंदर, मतलब 12 मेगावाट कंपनी का टोटल कैपेसिटी थी, वो 4.5 गीगावाट हो जाती है FY25 तक। मतलब आप समझिए किस तरीके की दमदार ग्रोथ देखने को मिली है। और अब दोस्तों कंपनी कह रही है कि अगले 2 सालों के अंदर यानी FY27 तक कंपनी का जो टोटल कैपेसिटी है वो 20 गीगावाट से ऊपर निकल जाएगा, 20.50 गीगावाट बाय FY27। यानी कंपनी का दमदार दोस्तों ओवरऑल चांसेस है कि ग्रोथ देखने को मिलेगा आने वाले समय में, बिकॉज इस प्रकार का दमदार कैपेसिटी एक्सपांशन होने वाला है। एक और फायदा क्या है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। याद रखिएगा सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग 3 गीगावाट प्लस 9 गीगावाट जो प्लान्ड है इन तमिलनाडु, इससे होगा क्या कि जो कंपनी का इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस है वो इंपोर्ट पे फोकस कम हो जाएगा। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन भी करने वाली कंपनी ने ये बताया है कि कंपनी की जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कैपेसिटी है ऑफ 1 गीगावाट, इसको भी कंपनी एक्सपांड करेगी टू 5 गीगावाट पर आवर बाय FY27। तो याद रखिएगा अभी आप BESS काफ़ी सुनते हैं, तो इसका भी कंपनी को फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा जियोग्राफिकल मिक्स भी है, टेक्नोलॉजिकल एज भी है। कंपनी ने शिफ्ट किया है टू 132 हाफ सेल 20 बसबर G12 सेल मॉड्यूल्स फॉर हायर एफिशिएंसी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों कंपनी की बेहद पॉजिटिव दिखती है। अब आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यूएशंस। तो देखिए 85 के प्राइस टू अर्निंग पे कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है। अब जो हमारे पास लिस्टेड कंपनीज अवेलेबल है लाइक वारी एनर्जीज 45 के पी पे ट्रेड कर रही है, प्रीमियर एनर्जीज 47 के पी पे ट्रेड कर रही है, वेबसॉल एनर्जी 40 के पी पे ट्रेड कर रही है। यानी जो कंपनी की वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे
तो एक बात आपको क्लियर नज़र आएगी कि कंपनी का वैल्यूएशन तो आपको ज़्यादा ही दिखता है। देखिए विक्रम सोलार अपने आप में कंपनी दमदार है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कंपनी की एक्सपांशन प्लान शानदार है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि ग्रोथ आने वाले समय में अच्छी देखने को मिल सकती है। अगर कंपनी का जो कैपेक्स है वो सही तरीके से कंपनी कर पाती है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सी वैल्यूएशंस को लेकर यही है कि हाँ, इसके अंदर वैल्यूएशन एक कंसर्न है। कंपनी ने जो वैल्यूएशन रखी है वो अपने आप में नो डाउट ज़्यादा है कंपनी के वैल्यूएशन। और ये भी लगता है कि दोस्तों आफ्टर लिस्टिंग भी थोड़ा बहुत अगर यहाँ पर प्रमोटर के द्वारा हिस्सा बेचा जाता है तो वो भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर कंपनी की अगर आप आईपीओ की बात करते हैं तो लिस्टिंग गेन स्टिल बन सकते हैं, बिकॉज कंपनी शानदार तरीके से अपने आप को यहाँ पर काम करती भी नजर आ रही है। ग्रोथ लगातार देखने को मिल रही है, ये अपने आप में एक बेहद पॉजिटिव पॉइंट है। मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं खुद ज़रूर अप्लाई करूँगा इररिस्पेक्टिव ऑफ लिस्टिंग गेन्स। क्यों मैं कह रहा हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी एक लॉन्गर टर्म के व्यू से भी यहाँ पर एक पोर्टफोलियो के लिए पिक बन सकती है। अगेन आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको बाय करें या फिर सेल करें, या आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करना है। मैं अपना व्यू पॉइंट बता रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं अप्लाई करूँगा। लिस्टिंग गेन मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टिल मिल सकते हैं 10 to 20% के, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कि बाजार किस तरीके का रहता है, राइट। अगर बाजार बढ़िया रहा तो हो सकता है कि आपको 10 से 20% तो मिल ही जाए। बाजार खराब रहा तो हो सकता है कि 10% तक तो मिल जाए। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है। बट स्टिल मेरे सबसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये कंपनी बुरी नज़र नहीं आती है। हाँ, वैल्यूएशन कंपनी को नीचे रखनी चाहिए थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर अभी 332 का जो प्राइस बैंड है इसको 300 रुपये भी कर देती तो ये आईपीओ और भी ज़्यादा आपको देखिए शानदार होता हुआ दिखता। बट आई थिंक ठीक है, वो सारी बात की है। अब जो वैल्यूएशन है वो आप हमको देखनी है, तो आई थिंक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू पे तो हाँ थोड़ा सा कम रख सकते थे। बाकी मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन स्टिल मिल जाएगा, और ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू आपको रखना चाहिए। बिकॉज आप ध्यान रखिए कि अगर कंपनी की अभी करंट कैपेसिटी 4 गीगावाट की है और वो 20 गीगावाट पे होने वाली है बाय FY27, तो कंपनी अपने आप को जो कैपेसिटी एक्सपांशन है वो याद रखिएगा 5 गुना होता हुआ दिखेगा, 5 टाइम्स। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है ये, राइट। ये बात सही है कि कितना कंपनी कर पाएगी, जो एग्जीक्यूशन है क्या वो उतना शानदार हो पाएगा, ये अपने आप में एक सवाल हो सकता है। बट अभी जो कंपनी ने कहा है हम उसी बातों पे अगर चलते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू में भी दमदार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ये साफ लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगता है, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ा सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।